शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मात्रात्मक अनुसंधान के एक प्रकार की। जैसा कि आप जानते हैं कि मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है, तो वह अनुसंधान जो सांख्यिकी गणनाओं पर आधारित होता है, ऐसे अनुसंधान को हम मात्रात्मक अनुसंधान कहते हैं। साधारण तौर पर मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, ये अनुसंधान के प्रकार आते हैं। उसी में आज हम जो अध्ययन करेंगे जिसे हम कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान, और इसी वर्णनात्मक अनुसंधान को हम विवरणात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। वास्तव में वर्णनात्मक अनुसंधान होता क्या है? साधारण तौर पर देखा जाए तो शैक्षिक तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में साधारण तौर पर वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस वर्णनात्मक विधि में किया क्या जाता है? इस वर्णनात्मक विधि में तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तथा तात्कालिक घटनाओं से जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। फिर भावी भविष्य में जब हमें इन रिजल्ट या निष्कर्षों की आवश्यकता होती है, उन निष्कर्षों का प्रयोग किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। वास्तव में वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है? तो वर्णनात्मक अनुसंधान इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये विभिन्न प्रकार के विकास को बताता है और अलग अलग विकास की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। वास्तव में ये एक स्वाभाविक रूप से समस्या को हल करता है। मतलब यदि हम समस्या को देखें तो समस्या आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से भी दूर की जा सकती है या अध्ययन किया जा सकता है, किंतु वर्णनात्मक अनुसंधान में हम स्वाभाविक रूप से समस्याओं को हल करते हैं। वर्तमान में क्या है, इससे क्या चाहते हैं और इसे किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये सभी हमारे वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। साधारण तौर पर इसमें वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करते हैं तथा वर्तमान स्थिति के स्पष्टीकरण करने पर जो हमें तथ्यों के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, उन तथ्यों के निष्कर्षों का उपयोग हम अपने भावी भविष्य में करते हैं, या हमें भावी अनुसंधान में इस वर्णनात्मक अनुसंधान से प्राप्त हुए निष्कर्षों या तथ्यों की को प्राथमिकता देते हैं। यदि हम बात करें किसके अनुसार, यदि हम जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार बात करें तो क्या है का वर्णन और विश्लेषण करना ही वर्णनात्मक अनुसंधान होता है। इस वर्णनात्मक अनुसंधान में किसका संबंध किससे होता है? तो स्थितियां जो विद्यमान हैं, अभ्यास जो चल रहा है या चालू है, अभिवृत्तियां जो प्रचलित है, यदि हम कहें प्रतिक्रियाएं तो जो चलाई जा रही हैं या जो चल रही हैं, प्रभाव जो अनुभव किए जा रहे हैं तथा दिशाएं जो विकसित की जा रही है का संबंध हमारे वर्णनात्मक अनुसंधान से होता है। यदि हम मोले महोदय के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान को परिभाषित करें तो वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है? तो ये शैक्षिक अनुसंधान का अन्य कोई वर्ग इतने व्यापक रूप में प्रचलित नहीं होता है जितना कि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध, जैसे कि सर्वेक्षण, मानवीय सर्वेक्षण के प्रयोग में आता है और सर्वाधिक रूप से वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। मतलब वास्तव में वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है? तो वर्णनात्मक अनुसंधान हमारी जो प्रचलित विधियां हैं, उन विधियों का उपयोग करके वास्तव में सामान्य तौर पर वर्तमान परिस्थितियों में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका अध्ययन करके उससे प्राप्त निष्कर्षों को भावी भविष्य में प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यदि हम इसके फंडामेंटल या मौलिक तत्व की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, समंकों का संग्रह किस प्रकार से किया जाए। दूसरा होता है समंकों के वर्णन की विधियां, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा के वर्णन की हम कौन सी मेथड्स लगाएंगे या विधियों को लगाएंगे। और तीसरा और जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है टोटल पॉपुलेशन, या जिसको सैंपलिंग या न्यादर्श कहा जाता है। ये इसके मुख्यतः मौलिक तत्व होते हैं। मतलब वर्णनात्मक अनुसंधान के 3 मौलिक तत्व होते हैं। पहला मौलिक तत्व क्या होता है? समंकों का संग्रहण, दूसरा समंकों के वर्णन की विधियां, और तीसरा पूर्ण जनसंख्या या न्यादर्श का चयन किया जाए। अब बात करते हैं कि हम वर्णनात्मक अनुसंधान को किन स्टेप्स में करते हैं या किन पदों में सम्मिलित किया जाता है या पूर्ण किया जाता है। तो साधारण तौर पर यदि वर्णनात्मक अनुसंधान को देखें तो वर्णनात्मक अनुसंधान के 12 पद होते हैं। सबसे पहला होता है समस्या कथन का चयन। समस्या कथन का जब चयन किया जाए तो समस्या कथन पूर्णतः क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा होता है समस्या सर्वेक्षण। जब समस्या सर्वेक्षण या संबंधित साहित्य का क्या किया जाना चाहिए? अध्ययन किया जाना चाहिए।
तीसरा होता है अनुसंधान की किस विधि का उपयोग किया जाए। सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जा रहा है, प्रयोगात्मक विधि का उपयोग किया जा रहा है, उसका चयन किया जाता है। चौथा होता है उद्देश्यों का निर्माण, और उद्देश्य भी दो तरीके के होते हैं, पहले सामान्य उद्देश्य होते हैं और दूसरे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम विशिष्ट उद्देश्यों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पांचवा पद होता है टूल्स। क्या टूल्स बनाने, हमें प्रश्नावली बनानी है, साक्षात्कार बनाने हैं, हमें एग्जिट पोल के माध्यम से करना है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, टूल्स कहलाते हैं। टूल्स का निर्माण किया जाता है। छठवां पद होता है सफलता का पूर्वानुमान। यदि हम कोई अनुसंधान कार्य कर रहे हैं तो वो कितना सफल होगा, इसका हम पूर्वानुमान काय में लगाते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान के छठवें पद में लगाते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान का सातवां पद होता है न्यायादर्श का चयन। न्यायादर्श का चयन मतलब न्यायादर्श हम पूर्ण जनसंख्या को मान रहे हैं या पूर्ण जनसंख्या में से किसी एक भाग को उठा के उसका अध्ययन कर रहे हैं या उसके ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं। आठवां पद होता है सर्वेक्षण की सफलता का अंतिम पूर्वानुमान। मतलब हम 1 से लेकर 7 तक के पद पर चलते हैं तो हम ये तय कर लेते हैं कि हमारे द्वारा की गई रिसर्च कार्य या हमारे द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य वास्तव में सफल होगा या असफल होगा। जबकि 9वां पद होता है रिसर्च डिजाइन या अभिकल्प का निर्माण। 10वां पद होता है आंकड़ों का संग्रहण, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पद होता है क्योंकि एक वर्णनात्मक अनुसंधान होता है और वर्णनात्मक अनुसंधान एक मात्रात्मक अनुसंधान है जिसमें आंकड़ों की सहायता से नवीन आंकड़ों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, हमारा मात्रात्मक अनुसंधान कहलाता है या क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाता है। फिर अगला आता है महत्वपूर्ण पद आंकड़ों का विश्लेषण करना। प्राप्त हुए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। हमारा जो 11वां पद था वो आंकड़ों का विश्लेषण था और हमारा 12वां और अंतिम पद होता है वो कहलाता है हमारा प्रतिवेदन। जब हम संपूर्ण प्रक्रिया से गुजर जाते हैं तो हमें अनुसंधान का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। उसमें सबसे पहला वर्णनात्मक पक्ष होता है, दूसरा तुलनात्मक पक्ष होता है और तीसरा जो निकाला जाता है वो अनुसंधान का निष्कर्ष या रिजल्ट निकाला जाता है। ये हमारे हो गए वर्णनात्मक अनुसंधान के पद। इन 12 स्टेपों से गुजर के हम कोई वर्णनात्मक अनुसंधान को या कोई खोजी गई समस्या का वर्णनात्मक अनुसंधान विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, एक उचित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान का हमारे लिए उपयोगिता क्या है। तो यदि हम पहली बात करें तो वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करना। हम पहले भी कह चुके हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान में हम वर्तमान स्थितियों का अध्ययन करते हैं। दूसरा बात, वर्तमान स्थितियों से जो हमारे पास निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनका भावी नियोजन तथा संबंधित परिवर्तन में सहायता करना। मतलब वर्तमान स्थिति से हम जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं उसका हम भावी परियोजनाओं में या भावी योजनाओं में किस तरीके से उपयोग करेंगे। तीसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायक करना। जब हम कोई नया अनुसंधान कार्य करते हैं तो हम साहित्य सर्वेक्षण करते हैं या क्या करते हैं, हम हमारे पूर्ववर्ती शोधों का अध्ययन करते हैं और यदि पूर्ववर्ती शोध वर्णनात्मक विधि पर आधारित होते हैं तो निश्चित है वो हमारे नए अनुसंधान में हमारे लिए बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। और चौथा होता है ये अनुसंधान को अधिक नियंत्रित बनाता है, वस्तुनिष्ठ बनाता है और प्रभावी बनाता है। यदि हमारा अनुसंधान नियंत्रित है, वस्तुनिष्ठ है और जो उसके निष्कर्ष है उन निष्कर्षों में वैधता होगी, विश्वसनीयता होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी और क्या होगा, व्याख्यात्मकता होगी, तो वही हमारा सबसे अच्छा अनुसंधान माना जाएगा। अब खास बात करते हैं कि हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। तो साधारण तौर पर यदि हम वर्णनात्मक अनुसंधान की बात करें तो वर्णनात्मक अनुसंधान 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सर्वेक्षण, दूसरा होता है अंतर संबंधों का अध्ययन और तीसरा होता है विकासात्मक अध्ययन। What is the सर्वे? सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे करना। और सर्वे करने की कितनी विधियां होती हैं? सर्वे करने की मुख्यतः 5 विधियां होती हैं। पहला होता है विद्यालय सर्वेक्षण। विद्यालय सर्वेक्षण मतलब विद्यालय का योजनाएं, पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों की उपलब्धता प्राप्त करने के लिए हम विद्यालय सर्वेक्षण का सहारा लेते हैं। दूसरा होता है कार्य सर्वेक्षण। यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो कार्य की कुशलता क्या है और कार्य करने वालों की कार्य क्षमता क्या है, यह कार्य सर्वेक्षण कहलाता है। तीसरा होता है प्रलेखी सर्वेक्षण।
प्रलेखित सर्वेक्षण का अर्थ किसी भी फिल्म या किसी भी कहानी का क्रिटिक्स करना या उनका क्या करना, आलोचनात्मक या समालोचनात्मक अध्ययन करना होता है। चौथा होता है जनमत सर्वेक्षण। जनमत सर्वेक्षण मतलब एग्जिट पोल कहा जाता है। जब किसी विधानसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव होते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम एग्जिट पोल के माध्यम से विभिन्न पार्टियों के कितने वोट प्राप्त हुए या किसकी सरकार बनने जा रही है, ये एग्जिट पोल के अंतर्गत आता है। और पांचवा होता है सामुदायिक सर्वेक्षण। सामुदायिक सर्वेक्षण जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो समाज में किया गया सर्वेक्षण, समाज में होने वाले परिवर्तनों का सर्वेक्षण जो किया जाता है, या समाज की जटिल समस्या या जटिलता को सरलता में परिवर्तित करने के लिए हम सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोग करते हैं। हम दूसरी बात करते हैं अंतर संबंधों के अध्ययनों की व्याख्या करना। अंतर संबंधों के अध्ययनों की व्याख्या करने में विभिन्न चरों के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं। मतलब यदि हमारा एक स्वतंत्र चर है और एक आश्रित चर है, तो इन स्वतंत्र और आश्रित चर के मध्य क्या इंटर रिलेशनशिप होगी, क्या अंतर संबंध होगा, उसकी व्याख्या की जाती है। और अंतर संबंधों के अध्ययन के आधार पर हमारा जो रिसर्च होता है वो कितने प्रकार का होता है। हमारा रिसर्च जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, एक व्यक्ति, एक परिवार अथवा एक समूह का अध्ययन करना, जैसे व्यक्ति आलेख करना, संबंधी आलेख करना, किसी का जीवन वृत्त करना या राजकीय आलेख का निर्माण करना केस स्टडी के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा होता है कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन। कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन एक तरीके से हमारा कौन सा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के नाम से जाना जाता है, जिसे हमें घटनोत्तर अनुसंधान कहा जाता है, जिसमें घटना घट चुकी होती है और उस घटी हुई घटना के कारणों का अध्ययन किया जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। और तीसरा कहलाता है सहसंबंधात्मक अध्ययन। इसको हम कहते हैं कोरिलेशन स्टडीज। एक चर का दूसरे चर के से क्या कोरिलेशन है, क्या प्रभाव है, वो क्या कहा जाता है, सहसंबंधात्मक अध्ययन कहला जाता है, जिसको मोले ने 2 चरों के मध्य संबंध के रूप में व्यवस्थित या परिभाषित किया है। और यदि 2 चरों के मध्य संबंध निकाले जाए तो 2 चरों के मध्य संबंध 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है धनात्मक संबंध, दूसरा होता है ऋणात्मक संबंध और तीसरा होता है शून्य संबंध। जैसे हम काय के ऊपर प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये जीरो पोजीशन को प्रदर्शित करता है। हमारा तीसरा प्रकार होता है विकासात्मक अध्ययन, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है, तो ये विकास को, इसमें विकास को बताया जाता है, डेवलपमेंट को बताया जाता है। और विकासात्मक अध्ययन हमारे लिए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। अनुदैर्ध्य अध्ययन का मुख्यतः उपयोग मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के समझ को स्पष्ट करने के लिए या उनकी समझ के अध्ययन के लिए किया जाता है। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन स्टडी। क्रॉस सेक्शन स्टडी में एक समय में व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है कि एक ही समय में व्यवहार में कौन कौन सा परिवर्तन हो रहा है। और तीसरा होता है पॉलिसी या योजना बनाना। आप जानते हो कि भविष्य में हम जब भी किसी भविष्य या विद्यार्थी के भविष्य का निर्माण करना होता है या हमें हमारे देश के भविष्य का निर्माण करना होता है, तो उसके लिए हमें भावी योजनाएं बनानी होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो किसके माध्यम से बनाई गई, जो बनाई गई जनमत सर्वेक्षण के माध्यम से, और जो एक तरीके की पॉलिसी या योजना थी। अब हम बात करते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान की क्या विशेषताएं होती हैं। साधारण तौर पर जितने पद होते हैं उतने ही हम विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहली बात वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या है, जैसे कथनों का स्पष्टीकरण किया जाता है। मतलब सबसे पहली बात कि ये क्या है, इस प्रकार के कथनों का स्पष्टीकरण किया जाता है। दूसरी बात, वर्णनात्मक अनुसंधान में समस्याएं सुपरिभाषित होती है। मतलब समस्या कथन में किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं पाई जाती है। खास बात, वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए एक कल्पनाशील मस्तिष्क का होना अनिवार्य है। एक अनुसंधानकर्ता के पास यदि कल्पनाशील मस्तिष्क नहीं है तो वो वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने में असफल रहेगा। चौथी बात, पूर्व नियोजित होना। किसी भी रिसर्च या किसी भी अनुसंधान कार्य को सही ढंग से पूर्ण करने के लिए उसका पूर्व नियोजित होना आवश्यक होता है, और इस पूर्व नियोजन के प्रक्रम को या प्रारूप को ही हम शोध अभिकल्प कहते हैं। यानी मतलब पूर्व नियोजित होना अनिवार्य होता है। हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है।
छठवीं बात इस वर्णनात्मक अनुसंधान का व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं होता है। यह पूर्ण जनसंख्या या न्यादर्श के ऊपर क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। आठवीं और मुख्य बात, यह विधि अत्यधिक कठिन भी हो सकती है या अत्यधिक सरल भी हो सकती है। नौवीं बात, आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण बड़ा सावधानी या सतर्कता से करना चाहिए। नौवीं बात। 10वीं बात कह रहा है, इसका वर्णन शाब्दिक और गणितीय दोनों रूप में हो सकता है। जैसा कि नाम था वर्णनात्मक, मतलब वर्णन करने वाला, और चूंकि ये किसका प्रकार है, ये मात्रात्मक अनुसंधान का प्रकार है, मतलब इसमें वर्णनात्मक विधि का भी उपयोग कर सकते हैं और मात्रात्मक या गणितीय विधियों का भी उपयोग किया जाता है। जबकि इसकी 11वीं क्या विशेषता कहलाती है, भविष्य के विकास में सहायक होता है। क्यों? हम पहले ही कह चुके हैं कि ये जो अनुसंधान होता है एट प्रेजेंट टाइम जो समस्याएं उनका अध्ययन करके जो उनके निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उन्हें भावी भविष्य में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जबकि 12वीं क्या है, 12वीं की उपकरणों के निर्माण जो होता है, उपकरणों के निर्माण में भी सहायक होता है। मतलब अनुसंधान के लिए किस प्रकार के टूल्स या उपकरण का निर्माण करें, प्रश्नावली हो, मतावली हो, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो, या किस प्रकार के टूल्स हो, उसका भी किस तरीके से वर्णन किया जाए, ये हमारे वर्णनात्मक अनुसंधान में समझाया जाता है। यदि हम वर्णनात्मक अनुसंधान की तुलना प्रयोगात्मक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान से करें तो सामान्य तौर पर जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है वो वस्तु स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि हमारा प्रयोगात्मक जो अनुसंधान होता है वो कार्य कारण संबंध पर आधारित होता है, जिसमें दो समूह होते हैं। एक समूह नियंत्रित समूह होता है और दूसरा समूह प्रायोगिक समूह होता है। वहीं वर्णनात्मक अनुसंधान वर्तमान समय का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहीं ऐतिहासिक जो अनुसंधान होता है वो क्या प्रतिनिधित्व करता है, भूतकाल का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम इसकी आवश्यकता की बात करें तो वर्तमान स्थिति में घटित होने वाली घटना का अध्ययन, उसकी स्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं और उन्हें किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यही हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान होता है। मतलब हम कुछ शब्दों में कहें तो जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने बहुत अच्छा कहा है कि इसका संबंध स्थितियां जो विद्यमान है, अभ्यास जो चालू है, अभिवृत्तियां जो प्रचलित हैं, प्रक्रिया जो चल रही हैं, प्रभाव जो अनुभव किए जा रहे हैं और दिशाएं जो विकसित हो रही हैं से इसका संबंध होता है। यह होता है हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।